Okay, so today we are starting with a chapter number 8 एग्रीकल्चर इनकम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्वीट सा टॉपिक है। नाउ एग्रीकल्चर इनकम, और ये सिर्फ सिंगल हेड को कनेक्ट नहीं करेगा। एग्रीकल्चर इनकम तीन हेड को कनेक्ट करेगा। अब देखो इस चैप्टर, ये एक्चुअली एक डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है और ये तीन हेड्स को कनेक्ट करता है। कैसे बताऊंगा। नाउ एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ने के बाद ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस इनकम। सर हाउ कम इट इज कनेक्टेड टू बिजनेस इनकम? मेजरली हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं। फार्मर्स के लिए खेती करना अदर सोर्स नहीं है। फार्मर्स के लिए खेती करना उनका फुल टाइम बिजनेस है। तो अगर कोई फार्मर्स खेती करके एग्रीकल्चर से इनकम कमाते हैं तो वो उनके लिए बिजनेस इनकम है। हाँ, वो एग्जेम्प्ट होंगे कि टैक्सेबल होंगे, वो देखेंगे। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा एंड स्वीट सा टॉपिक है, जरा सुनो और समझो। एग्रीकल्चर इनकम हमने जब अदर सोर्स पढ़ा था तो एक लाइन पढ़ के छोड़ दी थी कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). अग्री, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पे कभी टैक्स लगा ही नहीं। उसका लॉजिक मैंने पहले भी कहा था, आज ही बताता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में इस पावर को एक्टिवेट नहीं किया। इसलिए एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया, किसानों की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे उनकी इनकम करोड़ों में क्यों ना हो। एम आई करेक्ट? यस। लेकिन ये एक लाइन पढ़ के हमने छोड़ तो दी थी, पर तो फिर सर हमको समझना है एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो फिर इसमें पढ़ना क्या है? हाँ, तो गाइस, एग्रीकल्चर इनकम तो खाली एक इंग्लिश वर्ड है। आप पहचानोगे कैसे कि विच इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम एंड विच इनकम इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो एग्जम्पशन लेना है लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो टैक्सेबल भी तो करना है। यस। तो हाउ यूल गोइंग टू जज? इनकम्स को देखकर कैसे पहचानोगे कि यस ये एग्रीकल्चर इनकम है और ये नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम है? क्योंकि बहुत सारी इनकम ऐसी है जो एग्रीकल्चर जैसी दिखती हैं पर एग्रीकल्चर इनकम है नहीं, तो फिर तो तुम एग्जाम्पशन और टैक्सेबल लोगे कैसे? यस। तो ये चैप्टर एक डेफिनेशन बेस्ड चैप्टर है। नाउ इसमें सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बाइफरकेट कैसे करेंगे। तो देखो, इनकम टैक्स कहता है इंडिया में तीन टाइप की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानी जा सकती है। थ्री इनकम्स कैन बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। सर विच आर दैट इनकम्स? यस। सबसे पहला प्योरली खेती करना, किसानी करना। नाउ एक फार्मर अपने खेतों में क्रॉप्स ग्रो करता है, उस नाउ वो उसे कट करता है और मार्केट में ले जाके बेचकर उससे प्रॉफिट कमाता है। नाउ वो प्योर किसानी है, प्योर खेती है। उसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। नाउ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रो करना, कट करना और उसे सेल करना। एम आई करेक्ट? अब अगर ये एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अगर ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा, वॉट एवर। लेकिन ये कहां जाकर एग्जाम्प्ट होगा, कौन से हेड में जाकर एग्जाम्प्ट होगा? तो ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे हम नोट नंबर 1 में पढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है। ओके। दूसरा टॉपिक है रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। मतलब अगर किसान खुद खेती नहीं करता अगर वो खेती वाली जमीन दूसरों को भाड़े पे दे देता है एंड इज एंजॉइंग रेंट इनकम, तो उस रेंट इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जा सकती है और एग्जाम्प्ट लिया जा सकता है। ओके। लेकिन जो भी रेंट इनकम आप लैंड को लेट आउट करके कमाओगे, वो चाहे एग्जाम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल हो, जो भी हो, पर वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम टैक्स में 5 हेड्स के अलावा सिक्स कोई हेड नहीं होता। तो गाइस, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड अदर सोर्स में जाएगा। अब अदर सोर्स में जाकर या तो टैक्सेबल होगा या तो एग्जेम्प्ट होगा। अब ये कैसे होगा, ये हम नोट नंबर 2 में देखेंगे। ओके। देन थर्ड इज रेंट फ्रॉम हाउस विच इज लोकेटेड। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ अब रेंट फ्रॉम हाउस, अगर आप रेंट फार्म हाउस अगर आप रेंट पे देते हो तो वो रेंट इनकम अगर एग्रीकल्चर इनकम हुई,
तो एग्जेम्प्ट होगी। और अगर वो रेंट अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुई तो टैक्सेबल होगी। लेकिन वो चाहे एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, कहाँ जाएगा? तो ये इनकम टच करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, क्योंकि रेंट फ्रॉम फार्म हाउस है ना। यस, लेकिन ये हम देखेंगे कब टैक्सेबल होगा और कब एग्जेम्प्ट, नोट नंबर 3 में। तो एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट कहता है थ्री इनकम्स कैन बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, और ये तीनों तीन हेड को टच करते हैं, राइट? और तीनों हेड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन अब एग्रीकल्चर एंगल से देखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नोट नंबर 1। अगर आप ये तीन नोट थरली पढ़ लेते हो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली चैप्टर ही नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट हमने इसको चैप्टर बना दिया है, दैट इज ओके। ठीक है, नाउ फाइन। तो सबसे पहला नोट नंबर 1, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोट नंबर 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 को तो 10-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। नोट नंबर 1 को लगेगा 1 आवर अप्रॉक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद नाउ नोट नंबर 1। पहली एग्रीकल्चर इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब किसान अपने खेतों में क्रॉप्स ग्रो करता है, फ्रूट्स ग्रो करता है, वेजिटेबल्स ग्रो करता है, फ्लावर्स ग्रो करता है। ये सारी चीजों को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहते हैं, और वो उसे मार्केट में ले जाकर सेल करता है और इनकम कमाता है, बराबर। लेकिन अब उसको डायरेक्टली आप एग्जाम्पशन नहीं दे सकते। इनकम टैक्स कहता है किसान ने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किया, ठीक है, अब वो दो चीजें होंगी। या तो किसान ने उसको रॉ फॉर्म में बेचा होगा, सोल्ड इट इन रॉ फॉर्म, और सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। सोल्ड इट इन रॉ फॉर्म और सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। अब किसान ने अगर उसे रॉ फॉर्म में बेचा है, दो बातें, तो फिर जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया होगा रॉ फॉर्म में बेच के, इट विल बी फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1), क्योंकि वो एआई माना जाएगा। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नो, एआई मतलब एग्रीकल्चर इनकम। ओके, नाउ तो एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1). सर रॉ फॉर्म, यस, एग्जाम्पल बेस है। रॉ फॉर्म का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्लावर, किसान ने रोजेस ग्रो किए, उनके पास रोज गार्डन्स है, उन्होंने रोजेस ग्रो किए, रोजेस ग्रो होने के बाद उनको कट किया, बराबर, और मार्केट में ले जाके रोजेस बेच दिए, तो रॉ फॉर्म में बेचा। उन्होंने वेजिटेबल्स ग्रो किए, पटेटोज, टमाटोज, ठीक है, मैंगोज, बराबर, उन सबको ग्रो किया, उन सबको प्लग किया और मार्केट में ले जाके बेच दिया और पैसा कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इनकम टैक्स कहता है किसमें, कौन से फॉर्म में बेच रहे हैं? रॉ फॉर्म। इट इज फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1), पूरा का पूरा एग्जाम्ड होगा। ओके, लेकिन सेकंड पॉइंट है सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर इनकम टैक्स ने एग्रीकल्चर फार्मर ने प्रोसेसिंग करके बेचा, तो मतलब रॉ फॉर्म में नहीं बेचा, उसको कुछ उस फूड्स पे, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कुछ प्रोसेसिंग किया, ठीक है। अब इनकम टैक्स कहता है अगर उसके ऊपर कुछ वर्क किया है, कुछ प्रोसेसिंग की है, तो फिर दो बातें, या तो प्रोसेसिंग करना कंपलसरी था, मतलब फार्मर्स के लिए वो प्रोसेस करना कंपलसरी था, उसके बिना फार्मर्स को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती, उनको इनकम नहीं होती, शायद वो चीजें मार्केट में बिकती ही नहीं। तो प्रोसेस करना किसान की मजबूरी थी, या फिर प्रोसेस करना ऑप्शनल था, मतलब बिना प्रोसेस किए भी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकता था। दो बातें हो सकती हैं। अगर आपने प्रोसेसिंग करी है, इनकम टैक्स कहता है अगर प्रोसेसिंग कंपलसरी है, तो फिर आफ्टर प्रोसेसिंग करके भी जो गुड्स बेचे हैं, उसे जो प्रॉफिट कमाया है, उसे एआई मान लिया जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर इनकम, एंड इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). सर को एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आप ले लो वीट फार्मर, ठीक है ना, एक किसान ने अपने खेतों में वीट के क्रॉप्स ग्रो किए। वीट आपको पता है कवर में ग्रो होता है, यस। जब तक वीट कवर के अंदर है उसकी वैल्यू नहीं मिलती किसानों को, बहुत ही लेस वैल्यू मिलती है। तो किसान क्या करते हैं, वीट ग्रो करने के बाद उस वीट को प्लग करने के बाद, कट करने के बाद, उसको मशीनों में डालकर उसका कवर निकाल देते हैं, दे रिमूव दैट कवर।
कवर निकालने के बाद वो वीट बाहर आता है, राइट? तो कवर निकालने का प्रोसेस होता है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि वो प्रोसेस इज कंपलसरी, दैट प्रोसेस इज कंपलसरी, राइट? नाउ अगर उन्होंने ये प्रोसेसिंग करी भी है तो भी हम उसे प्योर एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और पूरा का पूरा एग्जाम्पशन दे देंगे, ओके? क्योंकि वो प्रोसेस में कवर निकालना मजबूरी थी। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। राइस, राइस का भी कवर निकालना पड़ता है। फिर थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एप्पल्स, ठीक है? अब मान लीजिए कि किसी फार्मर के एप्पल गार्डन्स हैं, एप्पल्स ग्रो हुए हैं। अब वो एप्पल को प्लग करेगा और एप्पल को डायरेक्ट नहीं बेचेगा, क्योंकि एप्पल को अगर वो डायरेक्ट बेचेगा तो उसकी वैल्यू, उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी वैल्यू चाहिए। तो मालूम है फार्मर्स क्या करते हैं? एप्पल्स को प्लग करने के बाद ना उसके ऊपर वैक्सिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो एप्पल शाइन करता है। इसे देखो आप मार्केट में कभी एप्पल्स खरीदने जाना, ना उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा और शाइन कर रहा होगा। तो जब वो शाइन करता है तो तुमको क्वालिटी दिखती है कि ओ माय गॉड, इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी, एंड यू पे फॉर दैट 300 to 50 रुपीज पर केजी। अगर वो शाइन नहीं करेगा तो 100 रुपए भी नहीं दे रहे हो। तो किसान उसे पॉलिश करते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो जो पॉलिशिंग किया, वैक्सिंग, इट इज अ इट इज अ प्रोसेस, इट इज कंपलसरी। लेकिन इस इसे प्रोसेसिंग कंपलसरी माना जाएगा और एग्जाम्प्ट होगा, ओके? बट अब इनकम टैक्स कहता है अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल था फिर भी किसानों ने प्रोसेसिंग करी, तो गाइस इसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा और ये फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा और फिर ये टैक्सेबल होगा। इज इट? यस, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस इनकम। सर ऑप्शनल के एग्जांपल? यस, जैसे मैंने पटेटोज ग्रो किए, पटेटो ग्रो किए, बराबर, उस पटेटोज को पटेटो चिप्स में कन्वर्ट किया और अब मैं पटेटो चिप्स बेच रहा हूं, तो मैं ऐसा बोलूं मैंने प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करी। पटेटो चिप्स एग्रीकल्चर नहीं है। सिमिलरली मैंने रोजेस ग्रो किए, बराबर, रोजेस को मैंने डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचा, रोजेस का मैंने रोज परफ्यूम्स बनाए, बराबर, रोज का सेंट बनाया, रोज का जूस शरबत बनाया, बराबर। ना मैप्रो का रू अफ़ज़ा, रोज शरबत भी तो आता है ना, यस, मैंने रोज के शरबत बनाए और फिर अब मैं बेच रहा हूं। तो गाइस ये सब प्रोसेसिंग ऑप्शनल है। नाउ इसे प्योरली मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा और ये आपको फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो इनकम टैक्स कहता है अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल हुआ तो उससे इनकम कमाई तो टैक्सेबल, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं। मान लिया कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन गाइस रोजेस मैंने ग्रो भी तो किए, तो मैं पूरे पे क्यों टैक्स भरूं? इनकम टैक्स कहता है पूरे पे टैक्स भरो। मैं इनकम टैक्स से कहता हूं, देखिए इनकम टैक्स, मैंने रोजेस को ग्रो किया, वो तो एग्रीकल्चर था। माना रोजेस को ग्रो करने के बाद उसको मैंने शरबत में कन्वर्ट किया, वो मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन ग्रो करना तो एग्रीकल्चर था। मैंने पटेटोज को पटेटो चिप्स में कन्वर्ट करके बेचा, लेकिन मैंने पटेटोज भी खुद ही ग्रो किए, तो मेरे पटेटो फार्म्स भी है। तो पटेटो ग्रो करना तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम है। हाँ, तो इनकम टैक्स कहते बात तो सही है, तुमने एग्रीकल्चर भी किया है और तुमने मैन्युफैक्चरिंग भी करी है, दोनों किया है, तो तुम्हारी इनकम को पूरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे। तो तुम्हारी जो जो भी तुमने इनकम कमाई होगी वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगा और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगा। और जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1), और जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, सिंपल है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दो बातें, या तो किसान उसे रॉ फॉर्म में बेचेगा या प्रोसेसिंग करके बेचेगा। रॉ फॉर्म में बेचेगा फुल्ली एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, प्रोसेसिंग करेगा तो दो बातें होंगी, या तो प्रोसेसिंग कंपलसरी था या तो प्रोसेसिंग ऑप्शनल था। अगर प्रोसेसिंग कंपलसरी था तो उस इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा और फुल्ली एग्जाम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल था तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगी, पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी। जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगी वो एग्जाम, और जो पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी वो टैक्सेबल। लेकिन सर अब सवाल ये है कि इसको पार्टली पार्टली करोगे कैसे? तो वही तो सीखना है, और वो सीख गए तो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। वो हम देखेंगे नोट नंबर 1A में। नाउ विल गो टू चेक इन नोट नंबर 1। तो अब देखो
पार्टली एग्जाम्ड और पार्टली टैक्सेबल कैसे होगा? प्लीज सी टू इट, अंडरस्टैंड। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, लिसन। एक एग्जाम्पल लेता हूं और फिर उसी से मैं फॉर्मेट डिराइव कर दूंगा, ठीक है? बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, पोटैटो फार्मर्स। पहले मैं रॉ फॉर्म का एग्जाम्पल लेता हूं ताकि कंपैरिजन कर सकें और बता सकूं कि एग्जाम रूल्स कैसे बने हैं। मान लीजिए कि मैं पोटैटो फार्मर हूं और पोटैटोज फार्म्स में मैं अपने पोटैटोज ग्रो करता हूं। तो पोटैटो ग्रो करने का भी किसानों को बहुत सारा खर्चा आता है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पोटैटोज, पोटैटोज ग्रो करने का खर्चा आया करीबन 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपीज का पोटैटोज का ग्रो करने का मुझे खर्चा है। हाँ, बहुत बड़ा फार्म लैंड है मेरा, पोटैटोज फार्मर्स, बराबर। और फिर कुछ दिनों के बाद जब पोटैटो ग्रो हो गए तो जमीन से मैंने उन पोटैटोज को एक्सट्रैक्ट किया, वॉश किया और मार्केट में रॉ फॉर्म में ले जाके बेच दिया। सेल प्राइस ऑफ पोटैटोज, रॉ फॉर्म, कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, ठीक है? मैंने इन पोटैटोज को 10 लाख रुपए में बेचा। यस, ग्रो करने में 3 लाख का खर्चा आया और जितने ही पोटैटोज ग्रो हुए 10 लाख में बेच दिए। बताओ मैंने इनकम कमाई कि नहीं कमाई? आंसर है यस, हमने इनकम कमाई। हाउ मच इज माई नेट प्रॉफिट? तो 7 लाख। 7 लाख कैसे आया? सेल प्राइस ऑफ पो 10 lakhs माइनस कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ पो 3 lakhs। तो मेरे एग्जांपल में आपने 7 लाख का प्रॉफिट कमाया, बट ये रॉ फॉर्म में बेचा कि नहीं? तो पूरा का पूरा 7 लाख एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड दिस एग्रीकल्चर इनकम विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). ये एग्रीकल्चर इनकम 10(1) में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था रॉ फॉर्म का। अब मैं आपको प्रोसेसिंग का एग्जांपल बताता हूँ, फिर हम रॉ फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ आएगी। सिमिलर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। आई एम अ पोटैटो फार्मर, मैंने पोटैटोज को ग्रो किए। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पोटैटो, पीओ मतलब पोटैटो, 3 lakhs। 3 लाख से मैंने पोटैटोज ग्रो किए और फिर मैंने उसे बेच, अब मैंने पोटैटोज को बेचा नहीं, मैंने क्या किया, एक पोटैटो को पोटैटो चिप्स में कन्वर्ट करने की एक मशीन लगा ली, फैक्ट्री लगा ली। अब मैं अपने ही खेतों के पोटैटोज को डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचता, मैं पोटैटोज को ग्रो करके फैक्ट्री लेकर आता हूं, क्योंकि पोटैटो चिप्स के लिए पोटैटो इज अ रॉ मटेरियल, उन्हें मैं चिप्स में कन्वर्ट करता हूं, बराबर। तो मैंने फैक्ट्री लगा ली, तो पोटैटोज को पोटैटोज चिप्स में ही कन्वर्ट करने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पोटैटो चिप्स मान लीजिए 6 lakhs, बराबर। और अब मेरे चिप्स बन के तैयार हैं वैरायटीज ऑफ फ्लेवर्स में, पेरी पेरी फ्लेवर, बराबर, नाउ सिंपली सॉल्टेड, मिर्चा फ्लेवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, टैंगो फ्लेवर, ऑनियन चीज फ्लेवर, वट एवर मे बी मार्केट में अवेलेबल है। तो मैंने उसको अलग अलग फ्लेवर्स में चिप्स बनाए और पैकिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में बेच रहा हूँ। आपको पता है पोटैटो चिप्स मैंने बेचे टोटल 20 lakhs में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 20 lakhs में मैंने पोटैटो चिप्स बेचे। अब बताओ मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? तो प्रॉफिट कितना कमाया? तो सिंपल है, सेल प्राइस ऑफ पो चिप्स लेंगे 20 lakhs और सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। कितने एक्सपेंसेस हैं? दो एक्सपेंसेस हैं, लेस कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पोटैटो 3 लाख, पोटैटो उगाने का खर्चा 3 लाख था, देन लेस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, चिप्स बनाने का खर्चा बिजनेस का 6 लाख था। ये सब इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 9 लाख जब 20 लाख में से माइनस करोगे तो आपको 11 लाख आएगा। 11 लाख इज माई इनकम। अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है ना, कबीर कबीर, ये 11 लाख रुपीज, ना, ये 11 लाख रुपीज इज, ये 11 लाख रुपीज
तुम्हारी बिजनेस इनकम है, क्योंकि चिप्स एग्रीकल्चर नहीं होता। राइट, एम आई करेक्ट? यस। नाउ लेकिन मैं इनकम टैक्स एक्ट को कहता हूं, माना मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, मुझे टैक्स लगना भी चाहिए, लेकिन कि ये भी तो उतना सच है कि मैंने पटेटो खेतों में ग्रो की है। अरे हाँ कि ना? तो पटेटोस ग्रो करना एग्रीकल्चर है, पटेटोस ग्रो करना एग्रीकल्चर है, और चिप्स बनाना मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं पूरे पे टैक्स क्यों भरूं? मेरा पार्टली एग्रीकल्चर है और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग है। तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है बात तो सही है, तुमने खेती तो करी है। तो इसलिए इस इनकम को कंबाइंड इनकम कहते हैं। अब इसको हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में डिवाइड करेंगे और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम में। बढ़िया, कैसे करेंगे? यस। तब क्या तरीका हो सकता है? तो इनकम टैक्स एक बोलता है यार इसको डिवाइड कैसे करें, कैसे पता चले कि 11 लाख रुपीस में थोड़ा एग्रीकल्चर कितना है और मैन्युफैक्चरिंग कितना है? हाउ टू डिसाइड दिस? राइट नाउ इनकम टैक्स कहता है यार एक काम करते हैं, अगर तुम्हारे पास तुम चिप्स में कन्वर्ट नहीं करते, अगर तुम पटेटोस को रॉ फॉर्म में बेचते तो कितना कमाते? तो मैं कहता हूं तो फिर मैं 7 लाख कमाता। तो फिर इनकम टैक्स कहता है तो फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये 11 लाख में से हम 7 लाख एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और बिजनेस इनकम 4 लाख होगी। सर ये कैसे? तो देखो, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की होती, अगर तुमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की होती तो तुमने पटेटोस को रॉ फॉर्म में बेचा होता था कि नहीं? यस। तो हम अज्यूम करेंगे कि तुमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, तो सेल प्राइस ऑफ पो कितने में बिकता? पो 10 लाख में। अरे फर्स्ट एग्जांपल को कंपेयर करो, और कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पो कितना होता? 3 लाख। तो तुम खेतों से 7 लाख कमाते, तो 7 लाख ही एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जाम्प्ट होगा, और बाकी बचा बैलेंसिंग फिगर 4 लाख, वो टैक्सेबल इन पीजीबीपी होगा। नाउ दिस इज हाउ हम पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जाम करेंगे। नाउ लिसन, अब देर इज वन मोर मेथड टू कैलकुलेट द सेम आंसर। अब ये जो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम है और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। ये था फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया, इसे कंबाइंड मेथड कहते हैं। नाउ कंबाइंड मेथड का मतलब है सबसे पहले हम कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करते हैं और फिर बाद में उसको सेग्रीगेट करते हैं। एक और तरीका है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग इनकम कैलकुलेट करने का, उसे सेपरेट मेथड कहते हैं। मतलब उसमें कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से ही अलग से ही एग्रीकल्चर इनकम और अलग से मैन्युफैक्चरिंग इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। सेम क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करता हूं, फिर आप मुझे बताना कौन सा मेथड आपके लिए बेटर है, उस मेथड से फिर हम सम्स चालू करेंगे। ओके? यस। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेट मेथड। सेपरेट मेथड में मिक्स इनकम निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप शुरुआत से ही एग्रीकल्चर इनकम और मैन्युफैक्चरिंग इनकम दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, बट आंसर विल बी दिस, 7 लाख एंड 4 लाख। तो मैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ताकि जब आप कंपेयर करें तो आपको पता चले। तो देखो, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पोटैटो 3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग चिप्स 6 लाख और सेल प्राइस ऑफ चिप्स 20 लाख। राइट? अब सेपरेट मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम टैक्स कहता है जब आप एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करोगे तो ये अज्यूम करो कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, आपने अपने सारे गुड्स को रॉ फॉर्म में बेचा, बराबर? तो बेचा नहीं हालांकि, पर बेचा होता तो सेल प्राइस ऑफ पोटैटो, आप कितने में पोटैटोस बेच पाते? 10 लाख। और इसमें से सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस माइनस होंगे, क्योंकि अब मैं सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम निकाल रहा हूं, तो उसमें नॉर्मल बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंसेस मिक्स नहीं होंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्रोइंग पोटैटो 3 लाख, ऊपर के क्वेश्चन में है, बराबर? तो आपको 7 लाख देखो एग्रीकल्चर इनकम आ गया। राइट? अब अलग से मैन्युफैक्चरिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब आप मैन्युफैक्चरिंग इनकम कैलकुलेट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग इनकम और बिजनेस इनकम इट्स वन द सेम।
तो आप ये अज्यूम करोगे कि आपका कोई खेती है ही नहीं, आपकी कोई एग्रीकल्चर नहीं है, आप सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर हो। अरे ये जरूरी थोड़ी है हर मैन्युफैक्चरर का अपना खेत हो, राइट? यस। तो फिर सर पोटैटो चिप्स के लिए रॉ मटेरियल कहां से लाया होगा? मार्केट से खरीद के लाए होंगे। अरे हर चिप्स बनाने वाली कंपनी का क्या खुद का पोटैटो फार्म्स है क्या? नहीं। तो फिर वो लोग रॉ मटेरियल कहां से खरीदते हैं? मार्केट से। यस। तो जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करोगे तो आप एग्रीकल्चर इनकम को मिक्स नहीं करोगे। तो सेल प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स, आपने चिप्स कितने बेचे? 20 lakhs। और इसमें से सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस होंगे, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस नहीं। ओके। सर वो एक्सपेंसेस कौन से हैं? सबसे पहला, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पो चिप्स, चिप्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट क्या आई थी? 6 लाख। पिछले एग्जाम्पल में लिया था, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं, बराबर है। अब एक ना साइलेंट एडजस्टमेंट होगा। सर वो क्या? पटेटोज आपने कहां से लाई चिप्स बनाने के लिए? रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा होगा, तो ये हिडन एडजस्टमेंट होगा। मार्केट में कितने में खरीदा होगा? 10 lakhs में। क्योंकि जब एक किसान अपने पोटैटोज मार्केट में 10 लाख में बेच रहा है, तो आप मार्केट से 10 लाख में खरीदोगे। तो जो एग्रीकल्चर का सेल प्राइस है ना, वो हिडन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं, आपको कंसीडर करना होगा। नाउ मार्केट प्राइस और सेल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब मेरे एग्जांपल में पोटैटोज, आप अज्यूम करेंगे कि आपने 10 लाख में खरीदे, तो देखो आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस इनकम 4 लाख आ जाएगी। यह है नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओ, दिस इज कॉल्ड सेपरेट मेथड। और मतलब एक ही सम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कंबाइंड मेथड, जिससे पहले कंबाइंड इनकम आएगा फिर सेग्रीगेट करोगे, और एक है सेपरेट मेथड। ना यू टेल मी, आपको कौन सा मेथड बेटर लगा, कंबाइंड मेथड की सेपरेट मेथड? फिर हम सम्स उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। विच मेथड इज बेटर? अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कंबाइंड मेथड, काफी सारे स्टूडेंट्स माइट भी कहेंगे सेपरेट मेथड। तो मैं आपको बता दूं, सेपरेट मेथड इज अ बेस्ट वे टू सॉल्व। ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि कंबाइंड मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा गाइस, क्योंकि उसमें आपको पहले कंबाइंड इनकम निकालनी है, फिर एग्रीकल्चर इनकम अलग से निकालनी है, तो डबल बार सॉल्व करना पड़ेगा। इट विल बी अ वेरी लॉन्ग कट मेथड। तो सर जब कंबाइंड मेथड यूज ही नहीं करना था, तो आपने हमको पढ़ाया क्यों? सीधा सेपरेट मेथड ही बता देते। नहीं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके लिए कंबाइंड मेथड कंपलसरी है, तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर दोनों का फॉर्मेट लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले कंबाइंड मेथड, मेथड वन, ठीक है, जो आगे काम आएगा। कंबाइंड मेथड में क्या करना है? आपको सबसे पहले मिक्स प्रॉफिट निकालना है। एग्रीकल्चर और बिजनेस तो सब कुछ मिक्स कर दो। तो सबसे पहले आएगा सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फिर आप इसमें से माइनस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस मतलब एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस भी, सब कुछ मिक्स, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, और बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस भी, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको कंबाइंड इनकम आ जाएगी, कंबाइंड इनकम। अब इस कंबाइंड इनकम को हम सेग्रीगेट करेंगे, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्रीकल्चर इनकम, तो देखो, अब जब आप एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम्स को देखेंगे। तो आप सबसे पहले लेंगे सेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अज्यूम करेंगे अगर रॉ फॉर्म में बेचा होता तो, और लेस करेंगे ओनली एंड ओनली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेंसेस, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपेंसेस।
और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, AI, जो कि एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1). और बिजनेस इनकम बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो कि टैक्सेबल होगा इन PGBP। दिस इज माय कंबाइंड मेथड। इसको हाफ पेज में लिख लो और उसके बाद हम मेथड 2। नाउ मेथड 2, हम हमेशा सारे सम्स सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे, वो है सेपरेट मेथड, दैट इज सेपरेट मेथड। सेपरेट मेथड में एग्रीकल्चर इनकम और मैन्युफैक्चरिंग इनकम पहले से ही अलग अलग होंगे। एग्रीकल्चर इनकम अलग, मैन्युफैक्चरिंग इनकम अलग। नाउ अब डाउट ये आ रहा होगा कि सर जब हमको सेपरेट मेथड से ही सॉल्व करना है, फिर से कंबाइंड मेथड क्यों चाहिए? अरे 3 एग्जांपल्स में चाहिए। वेट, सबसे पहले देखो, जब आप एग्रीकल्चर इनकम सॉल्व करोगे सेम है, आप ये अज्यूम करोगे कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, तो आप सबसे पहले लोगे सेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेस एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस। सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, और आपको जो भी इनकम आएगी वो AI होगा, विच विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे। जब आप मैन्युफैक्चरिंग इनकम कैलकुलेट करोगे, आप एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करोगे। आप ऐसा अज्यूम करोगे कि आपकी कोई खेती है ही नहीं। तो सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लेस ओनली एंड ओनली बिजनेस एक्सपेंसेस, बराबर। और एक और चीज हिडन एडजस्टमेंट होगा, हम ये अज्यूम करेंगे कि रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदा। मार्केट से खरीदा मतलब जो एग्रीकल्चर का सेल प्राइस होगा वो यहाँ के रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस होगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों चीजों को हम लेस करेंगे। बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस दिए होंगे लेकिन ये हिडन होगा, और जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करोगे आपको नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, जो कि बिजनेस इनकम होती है। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी दिस। सो नाउ let's solve one sum by separate method. All the sums we're going to solve by separate method only. चलो देख लेते हैं। पेज नंबर 8.5 पे आ जाओ, पेज नंबर 8.5 पे। फाइन, sit to it. Mr. Ram Prasad, sum number 1. Mr. Ram Prasad is a farmer. Mr. Ram Prasad is a farmer of cotton as well as manufacturer of clothes. His agriculture income and manufacturing income from the following information. ठीक है, उसका एग्रीकल्चर इनकम और उसका मैन्युफैक्चरिंग इनकम देखते हैं। तो कॉटन ग्रो करता है और कॉटन ग्रो करके वो उससे क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करता है और सेल आउट कर रहा है। फाइन, सो अब देखो इनकम्स और एक्सपेंसेस दोनों दिए हैं। एम आई करेक्ट? अब हम सबसे पहले इनकम और एक्सपेंस को रीड करते हैं और बाजू में कुछ कमेंट्स लिखते हैं। परचेज प्राइस ऑफ कॉटन सीड्स, अब उसे कॉटन सीड्स खरीदे तो ये एक्सपेंस है, लेकिन ये किसका एक्सपेंस है? एग्रीकल्चर का एक्सपेंस है। सीड्स खरीदना खेती का खर्चा है, तो मैंने एई लिखा है। एई मींस एग्रीकल्चर एक्सपेंस, क्योंकि हमको एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों को अलग अलग करना है। सैलरी ऑफ अ फार्म लेबर की सैलरी इज अ एग्रीकल्चर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खेतों में यूज होता है, ये भी एक्सपेंस है, एग्रीकल्चर एक्सपेंस। सेल प्राइस ऑफ कॉटन, कॉटन को मार्केट में बेच रहे हैं तो ये इनकम है, इट इज AI एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि कॉटन इज अ रॉ मटेरियल ना।
सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री का लेबर है, मतलब ये बीई है, बिजनेस एक्सपेंस। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, बिजनेस एक्सपेंस। पावर, बिजनेस एक्सपेंस, क्योंकि फैक्ट्री में लगता है पावर। अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर, खुद ही कह रहे हैं अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर, तो इट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। देन प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 7th November 2025। गाइस, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है फॉर रुपीज 1 लाख। नाउ प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 7th November 2025 फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, क्यों दिया है ये? ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। और आगे लिखा है 50% यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड 50% फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ओ, मतलब ये मशीनरी पूरी तरीके से बिजनेस में यूज नहीं हुई है, आधी एग्रीकल्चर के लिए यूज हुई है और आधी मैन्युफैक्चरिंग। कोई बात नहीं, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आधा बीई होगा और आधा एग्रीकल्चर एक्सपेंस होगा, देखेंगे। और सेल प्राइस ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स को 20 लाख में बेचा, कपड़े को बेचना बिजनेस इनकम है, तो ये है अपना बी आई, इट इज अ बिजनेस इनकम। नाउ ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, कौन सी एग्रीकल्चर है और कौन सा बिजनेस है। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट्स इन दिस? नो। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेपरेट मेथड यूज करेंगे, तो डबल कॉलमनर नहीं, सिंगल कॉलमनर बनाएंगे, बट दो फॉर्मेट्स बना लेंगे, आधा एग्रीकल्चर आधा बिजनेस। तो सम नंबर 5, सॉरी, सम नंबर 1, नेम ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ओके, particulars amount, particulars amount and particulars amount. Name of the assessee is Mr. Ram Prasad. Name of the assessee is Mr. Ram Prasad. चलो, तो एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम लिखेंगे, तो देर इज ओनली वन ए आई, सेल प्राइस ऑफ कॉटन। तो सेल प्राइस ऑफ कॉटन, हालांकि उसे कॉटन बेचा नहीं था, लेकिन जब आप एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये अज्यूम करोगे कि आपका कोई बिजनेस नहीं है। 3 लाख, हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने रॉ फॉर्म में बेचा होता तो कितनी इनकम होती, लेस खाली एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस आएंगे, ओनली एग्रीकल्चर एक्सपेंस। तो परचेज प्राइस ऑफ कॉटन सीड्स, तो कॉटन सीड्स 5,000। देन फार्म लेबर 75,000, फार्म लेबर 75,000। देन depreciation of tractor 20,000, depreciation of tractor 20,000। Now, तो cotton seeds, farm labor, tractor, sale price of cotton in the market। जब आप ये सारी चीजें लेस करोगे, आपको एक आंसर आ जाएगा जो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी, विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) होगा। अच्छा, एक एक्सपेंस बाकी है, देखो और कहीं पे ए ही लिखा है क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पार्टली बिजनेस के लिए यूज हुआ, लेकिन पार्टली बिजनेस के लिए यूज हुआ कि नहीं? तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बताओ, मशीन कितने में खरीदी? 1 लाख में। अब कोई मुझे बताएगा 1 लाख पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रखा है, सेक्शन 32, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन अगर लेस देन 100 डेज यूज हुआ तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा।
तो इन्होंने एसेट कब खरीदा? 17 नवंबर 2025। अगर आपको याद होगा तो बिजनेस एंड प्रोफेशन 3 अक्टूबर के बाद खरीदा है, मतलब लेस देन 100 डेज यूज हुआ है। तो इसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। तो 6 मंथ्स मतलब 15% का हाफ इंटू 7.5%, तो आपका डिप्रिसिएशन होगा 7,500। हाँ तो सर पूरा डिडक्शन ले लें? नहीं, ये 7,500 पूरा टोटल डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें से आधा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुआ है और आधा एग्रीकल्चर के लिए। तो हाफ विल बी अ एग्रीकल्चर एक्सपेंस। तो 7,500 का हाफ, तो 7,500 डिवाइड बाय 2, 3,750 will be get deducted. हेलो, तो 3 लाख माइनस 5,000 माइनस 75,000 माइनस 20,000 माइनस 3,750, तो आपकी इनकम होगी 1,96,250 इज योर एग्रीकल्चर इनकम। होप यू अंडरस्टूड। अब आ जाओ बिजनेस इनकम पे। बिजनेस इनकम में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम और बिजनेस एक्सपेंसेस आएंगे। यस, तो सबसे पहले बिजनेस इनकम लेते हैं। बिजनेस इनकम एक ही है, सेल प्राइस ऑफ क्लोथ्स 20 lakhs, सेल प्राइस ऑफ क्लोथ्स 20 lakhs। अब लेस आएंगे ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस। अब जितने भी बीई है ना, सारे माइनस करेंगे। तो सैलरी 20,000 फैक्ट्री लेबर की, सैलरी कितनी? 20,000। फिर रेंट ऑफ फैक्ट्री 80,000, रेंट आएगा 80,000। देन पावर 25,000, पावर आएगा 25,000। देन अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर 75,000, अदर बिजनेस एक्सपेंडिचर 75,000, राइट। और डेप्रिसिएशन भी आएगा, बराबर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वही ले रहा हूं, 7,500 का हाफ मतलब 3,750। सो वाई 3,750? आधा एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ था, बराबर। क्या और कोई एक्सपेंस है? हाँ, अब एक हिडन एक्सपेंस है जो कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जो एग्रीकल्चर का सेल प्राइस है। अरे कॉटन हमने मार्केट से खरीदा, ये अज्यूम करेंगे ना, क्योंकि हमारा खेती नहीं था। तो परचेज प्राइस ऑफ कॉटन जो 3 लाख बनेगा, ये मत भूल जाना। अगर ये भूल गए तो नेट प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। नाउ तो 20 lakhs माइनस 20,000 माइनस 80,000 माइनस 25,000 माइनस 75,000, 75,000 माइनस 3,750 माइनस 3 lakhs। आपकी बिजनेस इनकम होगी 14,96,250। दिस इज योर आंसर। नाउ तो गाइस, इस तरीके से हम एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कंसेप्ट मतलब कंबाइन मेथड। तो आप लोगों को कैसे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, यू अंडरस्टूड, एम आई करेक्ट? यस। अब देखो मेरी बात, देयर इन अ बिजनेस देर इज अ 3 बिजनेस विच आर कॉल्ड एक्सेप्शन। वो है टी, रबर एंड कॉफी बिजनेस। अब टी, रबर एंड कॉफी बिजनेस के लिए भी बिजनेस इनकम भी है। नाउ ये एक्सेप्शन है, रीजन, इन तीनों बिजनेस में कभी भी आप सेपरेट मेथड यूज नहीं करेंगे। इनका इनकम कैलकुलेट करने के लिए कंपल्सरीली यू हैव टू फॉलो कंबाइंड मेथड, और इस वजह से मैंने आपको कंबाइंड मेथड भी एक्सप्लेन किया।
ओके, लेकिन सर ये एक्सेप्शन क्यों है? क्या वो नॉर्मल बिजनेस की तरह कैलकुलेट नहीं होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन है, गवर्नमेंट अपने ही बनाए हुए रूल्स में फंस गई थी। सर क्या? बताता हूं। आप इस चार्ट पे वापस आ जाओ। गवर्नमेंट ने क्या कहा था? अगर कोई भी अपने रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेसिंग करके सेल करता है और उसका प्रोसेसिंग अगर कंपलसरी है, तो भी उसकी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मान के फुल्ली एग्जाम कर दिया जाएगा। राइट? अगर प्रोसेसिंग ऑप्शनल हुआ, तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होगा और पार्टली मैन्युफैक्चरिंग होगा। एम आई करेक्ट? यस। लेकिन अब टी, रबर एंड कॉफी ने इस रूल को पकड़ लिया और गवर्नमेंट फंस गई। कैसे? बताता हूं। टी, रबर एंड कॉफी ने कहा कि हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कंपलसरी है, तो हम जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, टी बेचकर, टी पाउडर बेचकर, कॉफी पाउडर बेचकर या रबर बेचकर, वो हमारे को फुल्ली एग्जाम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग कंपलसरी है। सर कैसे? तो देखो, टी पाउडर का बिजनेस को एनालाइज करते हैं। टी कंपनियां कह रही थी गवर्नमेंट को कि देखो, हमारी जो टी पाउडर है उसका रॉ मटेरियल टी लीव्स, जो चाय के बागानों में, खेतों में यू ग्रो होता है, बराबर, टी फार्म्स। यस। तो चाय के पत्ते ग्रो किए, जो टी लीव्स ग्रो हुए, दैट इज यूजलेस, उसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं है। तो हमको टी लीव्स को टी पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोसेसिंग कंपलसरी है। नहीं तो चाय के पत्तों की कोई कीमत ही नहीं है, एक्सेस ऑफ मेडिसिनल यूज, चाय के पत्तों का प्राइस 10 रुपए किलो भी नहीं होगा। राइट? यस। अगर आपको लगता है डायरेक्ट वो टी लीव से टी, हॉट टी ड्रिंक बन सकती है, नो, जब तक उसको टी पाउडर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो टी लीव्स को टी पाउडर में कन्वर्ट करना प्रोसेस इज कंपलसरी, किसानों की मजबूरी है। तो जितना भी प्रॉफिट वो कमा रहे हैं उनको एग्जम्पशन मिलना चाहिए। हाँ। नाउ, सिमिलरली कॉफी, कॉफी कंपनीज कहती हैं कि कॉफी बीन्स खेतों में ग्रो होते हैं, लेकिन कॉफी बीन्स को डायरेक्टली कॉफी पाउडर, कॉफी जैसा यूज नहीं किया जा सकता, दैट इज यूजलेस। उसको रोस्ट करना पड़ता है, उसमें फ्लेवर्स ऐड करने पड़ते हैं, उसे ग्राउंड करना पड़ता है, तब वो कॉफी पाउडर बनता है। और फिर वो कॉफी पाउडर हम, ठीक है, बेचते हैं। तो कॉफी बीन्स डायरेक्टली काम ही नहीं आती। तो कॉफी बीन्स को कॉफी पाउडर में कन्वर्ट करना प्रोसेस इज कंपलसरी। तो हमारी कंपनियां जो भी कॉफी पाउडर बेच के प्रॉफिट कमा रही है, 100% एग्जाम्प्ट होना चाहिए, 100% एग्रीकल्चर इनकम है। रबर कंपनी कहती है, रबर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है ना, वो रबर ट्री से निकलता है, व्हाइट कलर का लिक्विड, इट इज कॉल्ड लेटेक्स, दैट इज यूजलेस। तो जब तक हम प्रोसेस करके उस व्हाइट कलर के लिक्विड को ना रबर बैंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो कन्वर्ट कैसे होगा? अरे ये चीज समझा? यस। ना तो रबर बैंड हमारा बेचना कंपलसरी है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इनकम हो गया। अब गाइस, ये जो कंपनियां हैं इनका प्रॉफिट है साल का हजारों करोड़, और इन्होंने एक्चुअली प्रोसेसिंग तो करी है। गवर्नमेंट कहता है नहीं 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 नहीं, आपके प्रोसेस को ऑप्शनल माना जाएगा, पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना। वो कहते कि नहीं, तुमने तो लॉ बनाया है, तो हमारा प्रोसेस कंपलसरी है, प्रूवन है। तो गवर्नमेंट अपनी चीजों में फंस गई, बोलते बात तो सही है यार, इनका प्रोसेस एक्चुअली कंपलसरी है, तो इनको क्या एग्जाम दे दें? गवर्नमेंट कहता नो, एग्जाम्शन तो नहीं मिलेगा पूरी तरीके से। तो कंपनियां नाराज हो गई कि गवर्नमेंट ने अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़ रहा है। तो और गवर्नमेंट कहता है यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला। गवर्नमेंट ने कहा हम प्रोसेस कंपलसरी सिर्फ तब मानेंगे जब प्रोसेस होने के बाद भी ना गुड्स का नेचर और फीचर दोनों सेम रहे। अगर नेचर और फीचर सेम रहेगा तो ही प्रोसेस कंपलसरी होगा। नाउ बट यहां पर कॉफी वगैरह, कॉफी बीन्स प्रोसेस होने के बाद कॉफी पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, टी लीव्स टी पाउडर में, इनका नेचर और फीचर दोनों बदल रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल मानेंगे। बट कंपनियां अपने जगह पे राइट थी, अपने एंगल से, गवर्नमेंट अपने जगह पे राइट था, इनका हजारों करोड़ का प्रॉफिट है, एग्जाम्शन नहीं दिया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दोनों को खुश रखने के लिए एक मिड वे निकाला, और मिड वे दोनों को पसंद आया और वही रूल बन गया। गवर्नमेंट ने कहा चलो एक काम करेंगे, हम आपको फुल्ली एग्जाम्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको मेजॉरिटी इनकम एग्जाम कर देंगे। कैसे? तो गवर्नमेंट ने कहा लॉ में
कि टी, रबर एंड कॉफी पहले तो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करें बाय कंबाइंड मेथड। तो सबसे पहले वो कंबाइंड इनकम कैलकुलेट करें। अब कंबाइंड मेथड मतलब हमारे लिए मेथड वन, फॉर अस मेथड वन विच आई मेड यू राइट, राइट, दिस वन, जिसमें आप एग्रीकल्चर एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस सब कुछ मिक्स करोगे। और मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया भी है, सी टू इट। आप सेल प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स लोगे, ऑल एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी, तो आपको कौन सा आंसर आ जाएगा? कंबाइन। अब उसको कंबाइन को फिर सेग्रीगेट करेंगे, लेकिन सेग्रीगेट एक्चुअल बेसिस पे नहीं होगा। मैंने आपको जो मेथड समझाया वो एक्चुअल बेसिस था। वो क्या था? एक्चुअल बेसिस। लेकिन आप इसे सेग्रीगेट करेंगे परसेंटेज बेसिस पे। उन्होंने रेशो फिक्स कर दिया अजम्पशन बेसिस पे। सर कैसे? तो वो कहते हैं जो कंबाइंड अमाउंट आएगा ना इनकम, उसको हम डिवाइड करेंगे कुछ रेशो में, और मेजोरिटी इनकम आपको एग्जाम दे देंगे। तो थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम बनेगा जो कि एग्जाम हो जाएगा, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग इनकम बनेगा जो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो चार, टी बिजनेस। टी बिजनेस वालों के लिए कहा जो भी तुम्हारे कंबाइंड इनकम आएगा उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे और आप एग्जाम ले लेना, और सिर्फ 40% पे टैक्स भरना। तो मेजोरिटी शेयर एग्जाम कर दिया, एग्रीकल्चर कंपनियां खुश हो गई, और इधर गवर्नमेंट भी खुश हो गया कि चलो फुल्ली एग्जाम नहीं देना पड़ा। ओ, तो 60-40 का रेशियो होगा। ओके। अब कॉफी बिजनेस दो है, क्योंकि कॉफी मार्केट में दो तरीके से बिकती है, एक ग्रोन और एक क्योर्ड। बराबर, मतलब खाली ग्रो किया और इसे क्योर किया, मतलब कॉफी, ठीक है, बीन्स कह लो, या फिल्टर कॉफी जो आती है, ठीक है ना, वो जिसमें लीव्स होते हैं एक्चुअली, वो खाली ग्रोन होता है और क्योर्ड होता है। ठीक है, एक खाली दो प्रोसेस से निकला है, खाली कॉफी बीन्स बेच रहे हैं। चलो आप ऐसे समझ लो, ज्यादा टेक्निकली में मत जाओ। अगर आप मैकडी वगैरह जाओगे, स्टारबक्स जाओगे, वहां पे अगर आप कॉफी ऑर्डर करोगे ना, तो वहां पे ना, ना, वहां पर आपको कॉफी क्रशर मिलेंगे। वो लोग बीन्स बाय करते हैं, आपके सामने कॉफी क्रश करते हैं, राइट। यस, तो 60-40 का रेशियो। तो ग्रोन एंड क्योर्ड। और एक और बिजनेस है कॉफी, जो लिटरली कॉफी पाउडर बेचते हैं मार्केट में, नेस्कैफे। वो चार प्रोसेस से निकला है, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। मतलब वो लिटरली कॉफी पाउडर बेच रहे हैं, लाइक अ टी पाउडर। तो दो तरीके से कॉफी बिकती है। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आपने कॉफी को दो ही प्रोसेस करने के बाद बेचा, ग्रोन एंड क्योर्ड, तो 75% ऑफ योर इनकम will be treated as agriculture income, और 25% will be treated as manufacturing income, और आपको टैक्सेबल होगा। इज इट? यस। और कॉफी पाउडर अगर आप बेच रहे हो, तो कॉफी पाउडर एंड टी पाउडर सेम 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% एग्रीकल्चर इनकम, 40% मैन्युफैक्चरिंग इनकम। तो टी, रबर एंड कॉफी के लिए कंबाइंड मेथड इज कंपलसरी। ओके। रबर बिजनेस के लिए 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा उनकी इनकम का, और 35% मैन्युफैक्चरिंग इनकम माना जाएगा। तो इस मेथड में एक्चुअल बेसिस पे एग्रीकल्चर इनकम और मैन्युफैक्चरिंग का सेग्रीगेशन नहीं है, रेशियो बेसिस है, इसलिए कंबाइंड मेथड कंपलसरी है। बट सर ये करेंगे कैसे? तो इसके ऊपर भी करते हैं एक सम सॉल्व, जिसमें अब एग्रीकल्चर और बिजनेस एक्सपेंस और इनकम को बाइफरकेशन नहीं करना है, सबको मिक्स करके पहले कंबाइंड इनकम निकालनी है, राइट। तो आ जाओ सम नंबर 3 पे। कम टू दी सम नंबर 3। देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे अपन। सी टू इट। मिस्टर तेंजिंग is engaged in composite business of growing and curing coffee in Kurg, Karnataka. बराबर, the whole of coffee grown is in his plantation is cured. Relevant information pertaining for the year ended 31st March 26 are given below. मतलब मिस्टर तेंजिंग का कॉफी का बिजनेस है कुर्ग में, कर्नाटका में। वो दो प्रोसेस के बाद कॉफी को बेच देता है, ग्रो करता है और क्योर करता है। बराबर, आपको उसकी बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करनी है, राइट। ओके, तो चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले है डब्ल्यू डी वी ऑफ कार ऑन 1 अप्रैल 25 3 lakhs।
कार का WDV दिया है, आप बता सकते हो क्या करना होगा? जब भी किसी का ओपनिंग बैलेंस या परचेज डेट दे दे और परचेज प्राइस के साथ समझ जाना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। ओके, WDV ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 25, इसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो इसके ऊपर भी क्या कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों हमारे लिए क्या होंगे? एक्सपेंस। ये भी मेरे लिए एक्सपेंस होगा, ये भी मेरे लिए एक्सपेंस होगा। ओके, एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफी, कॉफी को ग्रो करने के लिए 3,10,000 का खर्चा हुआ, इट इज एन एक्सपेंस। सर बट ये एई हुआ ना, एग्रीकल्चर एक्सपेंस। कंबाइंड मेथड में मुझे एई और बीई से कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे तो सारी चीजों को मिक्स करके आंसर निकालना है। हाँ, देन एक्सपेंडिचर क्योरिंग कॉफी, ग्रो किया और क्योर किया, ये भी एक्सपेंस है, डिडक्शन लेंगे। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी, नाउ ये बिजनेस इनकम है, BI, बराबर मतलब इनकम है। हमने कॉफी को 22 लाख में बेचा, तो इस इनकम से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो। Besides being used for agriculture operation, the car is also used for personal use. ओ, जो कार ऊपर दी है वो कार पार्टली पर्सनल भी यूज हो रही है और पार्टली बिजनेस भी यूज हो रही है। क्यों दी है ये इंफॉर्मेशन गाइस? ताकि आप जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो पार्टली पर्सनल नॉट अलाउड हो जाएगा और बिजनेस का शेयर अलाउड हो जाएगा। तो बिसाइड्स बीइंग यूज फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ओके, तो पार्टली पर्सनल यूज है। अब पर्सनल यूज कितना परसेंट है? तो दैट इज डिसअलावेंस फॉर पर्सनल यूज मे बी टेकन एट 20%। मतलब जो भी डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करोगे, 20% पर्सनल यूज है, 20% नॉट अलाउड होगा, 80% अलाउड हो जाएगा। ओके, नाउ द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द कार रनिंग एंड मेंटेनिंग इज 50,000। कार के ऊपर 50,000 का रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा भी किया है। गाइस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 50,000 है, ये भी बिजनेस एक्सपेंस होगा, लेकिन कार पर्सनल यूज भी तो हुआ है ना, तो पर्सनल यूज जितना शेयर जो है वो नॉट अलाउड हो जाएगा। तो 50,000, ठीक है, बीई है, 20% नॉट अलाउड, 80% विल बी अलाउड। द मशीन्स वर यूज्ड इन अ कॉफी क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशंस, द मशीन वर यूज्ड इन अ बिजनेस। नाउ तो ये जो 50,000 है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20% नॉट अलाउड होगा क्योंकि ये कार पे खर्चा हो रहा है। ओके, फाइन। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है, कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 एंड शो WDV एसेट्स ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है ना, मतलब आपको नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है ही, साथ में आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स भी कैलकुलेट करना है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, आ जाओ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय अ कंबाइंड मेथड, क्योंकि मैंने आपसे कहा था टी, रबर एंड कॉफी बिजनेस को हम कंबाइंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कंबाइंड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मेट कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 जैसा होना है, नेम ऑफ असेसी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27, स्टेटमेंट ऑफ कंबाइंड इनकम, या आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम ऑफ असेसी मिस्टर तेंजिंग, बराबर, यस। तो सबसे पहले हम बिजनेस इनकम लेते हैं। बिजनेस इनकम है 22 lakhs, तो सेल प्राइस ऑफ कॉफी, सेल प्राइस ऑफ कॉफी इज 22 lakhs लेस एक्सपेंसेस। अब सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो बिजनेस हो। तो सबसे पहले WDV ऑफ कार है 3 लाख, तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन कार, डेप्रिसिएशन ऑन कार, ठीक है। अब 3 लाख का कार है, तो कैन यू टेल मी कार पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आता है?
15%। कार का नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, राइट? तो 3 लाख का 15% 45,000 इज माई टोटल डेप्रिसिएशन, इज माई टोटल डेप्रिसिएशन। और 45,000 का 80% का ही डिडक्शन मिलेगा। सर क्यों? क्योंकि 20% ऑफ कार इज यूज फॉर पर्सनल। तो 45,000 का 80% इज 36,000 आपका बिजनेस यूज हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन कार समझा? यस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब 15 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन आएगा। एज पर सेक्शन 32 ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्लांट एंड मशीनरी पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन आता है? 15%। जनरल रूल लगेगा। तो 15 लाख का 15% 2,25,000 विल बी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, राइट? 25%, सॉरी 15%। ओके, नाउ इसके बाद है एक्सपेंस ऑफ ग्रोइंग कॉफी 3,10,000, पूरा ले लेंगे। एक्सपेंस ऑफ ग्रोइंग कॉफी 3,10,000। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑफ क्योरिंग कॉफी, एक्सपेंस ऑफ क्योरिंग कॉफी कितना? 3 lakhs, 3 lakhs ले लेंगे। फिर इसके बाद कार मेंटेनेंस लेंगे। बाकी सारे ऊपर के कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। कार मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है? 50,000। लेकिन 50,000 का सिर्फ आप 80% ही लोगे। सर क्यों? क्योंकि कार 20% पर्सनल यूज हुई थी, तो कार पे होने वाले सारे खर्चे 20% नॉट अलाउड हो जाते हैं। तो लॉजिकली 50,000 का 80% इज 40,000। तो हम 40,000 माइनस करेंगे। और कोई एक्सपेंस बचा है? नो, सारे एक्सपेंसेस हमने ले लिए। तो जब आप इन सबको माइनस करोगे आपको कंबाइंड इनकम आएगी, कंबाइंड इनकम, राइट? तो चलो 22 lakhs माइनस 36,000 माइनस 2,25,000 माइनस 3,10,000 माइनस 3 lakhs माइनस 40,000। जब आप ये सारी चीजें माइनस करोगे तो 12,89,000 इनकम होगी। 12,89,000 इज माई इनकम। अब ये कंबाइंड इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1), और एक नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स जो टैक्सेबल होगा, राइट? सर ये कैसे करोगे? तो देखो, आप इसमें से इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। कंबाइंड इनकम में से एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्ट है उसे माइनस कर दो, लेस एग्रीकल्चर इनकम। बट से एग्रीकल्चर इनकम कितना परसेंट होगा? अब बताओ, कॉफी जो क्योर्ड थी वो कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे और कितना परसेंट बिजनेस इनकम मानेंगे? 75 और 25 था ना, तो 75% of 12,89,000 is 9,66,750 will be your agriculture income। तो सिर्फ 25% ही टैक्सेबल होगा। तो माइनस 12,89,000, तो 3,31,250 will be taxable। This will going to be your answer। अब देखो, इन्होंने इनकम के साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस भी पूछा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स।
तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, अंडरस्टैंड। किसका किसका, दो ही तो एसेट है, कार एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो कार एंड प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, आप ब्लॉक वैल्यू लोगे, फिर उसमें से लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 माइनस कर देना, आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 26। तो सर ब्लॉक वैल्यू कहाँ दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, कार का कितना है 3 lakhs, तो कार का ओपनिंग बैलेंस 3 lakhs, मशीनरी का कितना है 15 lakhs, 15 lakhs। अब करंट का डेप्रिसिएशन कितना था, तो वो यहाँ पे देख लो, कार का डेप्रिसिएशन 36,000 था, तो 36,000, और प्लांट मशीनरी का 2,25,000, तो 2,25,000, करंट का डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, सो सिंपल। तो 3 लाख माइनस 36,000, तो 2,64,000 आंसर आएगा, राइट। और ये 15 लाख माइनस 2,25,000, तो 12,75,000 आंसर आएगा, 12,75,000। तो ये रहा अपना क्लोजिंग बैलेंस भी विच दे हैव आस्क्ड। होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नाउ इसी के साथ अपना सब नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ओके तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने नोट 1 कंप्लीट कर लिया है, विच वाज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब समझा, यस। अब आ जाओ नोट नंबर 2। अब बाकी सब 10-10 मिनट्स के हैं। नेक्स्ट है, अगर आप खुद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खुद खेती नहीं करते, तो कुछ लोग खेती वाली जमीन रेंट पे दे देते हैं, तो वो लोग रेंट कमाते हैं, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अब ये जो रेंट है ना, ये अदर सोर्स का मैटर है, क्योंकि आप लोगों ने अदर सोर्स में रेंट फ्रॉम अदर एसेट्स पढ़ा है। तो लैंड से रेंट कमाना के लिए कोई अलग से हेड नहीं है, वो अदर सोर्स में आएगा। बट इनकम टैक्स एक्ट कहता है, इसे देखो रेंट इनकम और अंडर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, एक्सपेंस माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। सर ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 क्या है, अदर सोर्स के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन सेक्शन 57 में ही मिलता है। तो अदर सोर्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ना, अब खाली ये देखना है, ये समझना है कि कौन सा रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम होता है जो कि एग्जेम्प्ट होगा, और कौन सा रेंट इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है जो कि टैक्सेबल होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, अगर आपने अपनी जमीन एग्रीकल्चर लैंड दो पर्पस के लिए रेंट पे दी, तो आपका रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। ओके, यस। तो देखो, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड लेट आउट फॉर, दो बातें, आप एग्रीकल्चर लैंड से जो रेंट कमाओगे, लेट आउट फॉर, अगर आपने दो पर्पस के लिए भाड़े पे दी, पहला लेट आउट फॉर फार्मिंग, फार्मिंग पर्पस, मतलब आपने अपनी जमीन किसी दूसरे को भी खेती करने के लिए ही दी है, जो जमीन पे एक्चुअली फार्मिंग करेंगे, तो आपका रेंट इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। फॉर फार्मिंग पर्पस, दैट इज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, wheat, राइस, फ्लावर्स, ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब प्योरली खेती करने के लिए। तो आप खेती नहीं कर रहे हो, खेती कोई और कर रहा है जिसको आपने भाड़े पे दे दिया है, वो भी फार्मिंग है। तो आपका रेंट इनकम, आप तो रेंट इनकम कमा रहे हो, तो आपका रेंट इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली में मान लिया जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड है, अगर आप अपना लैंड किसी को नर्सरी बिजनेस के लिए देते हो, तो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी, रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। नर्सरी बिजनेस, नर्सरी बिजनेस मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं और मार्केट में बेचते हैं, इसे सीडलिंग और सैपलिंग बिजनेस भी कहते हैं, सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स बिजनेस।
अगर आप ये दो पर्पस के लिए रेंट पे देते हो तो आपका रेंट इनकम एग्रीकल्चर माना जाएगा एंड इट विल बी फुल्ली एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(1). लेकिन इन दो पर्पस को छोड़कर अगर आप अपनी जमीन किसी अदर पर्पस के लिए लेट आउट करते हो, लेट आउट फॉर अदर पर्पस, अदर पर्पस मतलब ना, अदर पर्पस का मतलब है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपने मैरिज, शादी या पार्टीज के लिए भाड़े पे दी, मैरिज या पार्टीज, आपने अपनी जमीन सॉल्ट फार्मिंग के लिए भाड़े पे दी, सॉल्ट फार्मिंग, आपने अपनी जमीन सॉल्ट फार्मिंग के अलावा, आपको एग्जाम्पल में आ सकता है आर्टिफिशियल फिशिंग के लिए भाड़े पे दी, आपने अपनी जमीन पार्किंग के लिए भाड़े पे दी, कार पार्किंग के लिए भाड़े पे दी, आपने अपनी जमीन, ठीक है, मैरिज और पार्टी हॉल्स के अलावा ना और भी बहुत सारे पर्पस, किसी अदर पर्पस के लिए भाड़े पे दी, एक्सेट्रा, तो आप लोगों का ये इनकम टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कहां होगा? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्लीज कॉपी दिस। और ये नोट 2 इज ओवर, इसमें कोई कैलकुलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशंस हमने ऑलरेडी अदर सोर्स में पढ़ रखा है, राइट? तो अब देखो, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड के बाद लास्ट नोट, नोट नंबर 3, रेंट फ्रॉम फार्म हाउस, जो मैटर जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, राइट? अब जब मैं फार्म हाउस कहता हूं तो आप लोगों को लगेगा वो वो वाले फार्म हाउस जहां पे आप लोग सैटरडे संडे रिलैक्स करने के लिए जाते हो, हिल स्टेशंस पे, अमीरों ने फार्म हाउस खरीद के रखे हैं, वो फार्म हाउसेस, एम आई करेक्ट? नहीं, हम उन फार्म हाउसेस की बात नहीं कर रहे, वो तो नॉर्मल हाउसेस हैं, उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फार्म हाउस का मतलब है वो हाउसेस विच आर यूज फॉर फार्मिंग पर्पस, वो घर जो खेतों में काम आते हैं, खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए, इसे उसे फार्म हाउस कहा गया है। तो इनकम टैक्स कहता है अगर आपने फार्म हाउसेस भी रेंट पे दिए तो आप जो रेंट कमा रहे हो वो लॉजिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, क्योंकि हाउस का रेंट हाउस प्रॉपर्टी अलग से हेड बना है ना, और वहां जाकर टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो फार्म हाउस का रेंट एग्रीकल्चर इनकम हुआ तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और वो फार्म हाउस का रेंट नॉन एग्रीकल्चर इनकम हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर कैसे समझेंगे कि हाउस का रेंट एग्रीकल्चर इनकम है कि नॉर्मल रेंट इनकम है, ताकि हम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर सकें? तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आपका हाउस दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, टू कंडीशंस, तो फिर आपका रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा और आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन वायलेट हुई तो आपका रेंट इनकम नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी रेंट माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो सर वो कंडीशंस क्या है? तो पहली कंडीशन वो कहते हैं कि जो आपका हाउस है वो एग्रीकल्चर की जमीन पे बना होना चाहिए। ओके, यस, तो दैट हाउस शुड बी सिचुएटेड ऑन इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, वो खेती वाली जमीन पे बनी होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपने कभी फार्म्स देखे होंगे, खेत देखे होंगे, तो खेतों में ना किसानों के कच्चे घर बने होते हैं, यस, हाउसेस, उसे फार्म हाउस कहते हैं। अब किसान वो हाउस को क्या यूज करते होंगे? या तो फैमिली के साथ वहां रहते होंगे या उसे एज अ गोडाउन यूज करते होंगे। खेतों में जो भी क्रॉप्स ग्रो होंगे वो उसको कट करने के बाद कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज जैसा यूज करते होंगे एज अ गोडाउन। तो इनकम टैक्स ने भी क्या, देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, हाउस, हाउस मतलब बिल्डिंग, कोई भी स्ट्रक्चर जो चार दीवार एक छत से बना हो, should be situated on or immediate vicinity of agricultural land, on or immediate vicinity of agricultural land। और दूसरा, आपने ये घर भाड़े पे दिया होना चाहिए दो पर्पस के लिए, या तो खेती, किसान अपने रहने के लिए यूज करे, मतलब ये हाउस शुड बी गिवन टू एनी फार्मर फॉर देयर स्टे, ड्वेलिंग ऑफ द फार्मर, या फिर किसानों को यूज दिया, रेंट पे दिया होना चाहिए फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस।
मतलब जो भी उस खेतों में ग्रो होगा उसे कट करके वहीं पे स्टोर करेंगे। तो या तो आपने ये प्रॉपर्टी को किसानों के रहने के लिए दिया होना चाहिए, या फिर किसानों के किसान उस खेतों के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करने के लिए एज अ गोडाउन यूज करे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ओ इज इट? यस। तो देखो, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और आई कैन से फार्म हाउस। रेंट फ्रॉम फार्म हाउस, दो बातें। नाउ इफ बोथ conditions are satisfied, both above condition satisfied, अगर दोनों ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आपकी रेंट इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, और वो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(1). ओके, लेकिन अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर रेंट इनकम टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सर टैक्सेबल कैसे होगा? तो उसके लिए हम ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्सपेक्टेड रेंट, फिर जीएवी आएगा, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे, एनएवी आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ नोट 3 कंप्लीट। इसके ऊपर सम्स नहीं है क्योंकि सम्स हम ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में सॉल्व कर चुके हैं। सो गाइस, बाय दिस एक्चुअली एग्रीकल्चर इनकम इज ओवर। एक छोटा सा टॉपिक नाउ, दैट वाज एग्रीकल्चर इनकम। तीन इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो। नाउ होप यू अंडरस्टूड। और तीन इनकम्स तीन अलग अलग हेड्स को टच करती है। आप सबको समझा ये टॉपिक, राइट? तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट किया।